हेलो स्टूडेंट, हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो बनाया था वो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट बनाया था और आज जो वीडियो बना रहे हैं वो इसका सेकंड पार्ट। इसके कंप्यूटर सिस्टम का जो पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने कंप्यूटर के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो अलग अलग, जैसे सी का मतलब क्या था, तो सी का मतलब जैसे कॉमन, और कॉमन को हिंदी में कहेंगे सामान्य। फिर उसके बाद ओ ऑपरेटिंग यानी क्रिया, एम यानी मशीन और मशीन को हिंदी में कहते हैं उपकरण, पी का मतलब प्रिंट और हिंदी में कहेंगे तो छपाई। ठीक है। फिर उसके बाद यू का मतलब होता है यूज़ फॉर, यानी जिसका मतलब उपयोग। टी का मतलब ट्रेड यानी व्यापार। ई का मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा, और आर का मतलब होता है रिसर्च का मतलब खोज। ठीक है। हमने ये पार्ट नंबर फर्स्ट जो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट था उसके वीडियो में पढ़ा था ये सब। अब जो कंप्यूटर सिस्टम का जो पार्ट सेकंड है उसमें भी वही बात है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने एंड में जो जहाँ तक वीडियो एंड किया था वो क्या था, अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कुछ मुख्य पार्ट्स भी थे और कुछ अदर पार्ट्स भी थे। तो अदर पार्ट्स तक हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कंप्यूटर के इसके नेक्स्ट यानी उससे अगला वीडियो। तो उस अगले वीडियो में ये वाला है, यहाँ से स्टार्ट करना आपको, उसके नीचे नोट डाउन करते रहना और स्क्रीनशॉट भी खींच लेना। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही, और जिसमें लिखा हुआ है द कंप्यूटर कंप्लीट इट्स वर्क इन 3 स्टेप्स। यानी ये कह रहा है कि द कंप्यूटर कंप्लीट्स इट्स 3 वर्क इन 3 स्टेप्स। ठीक है। यानी कंप्यूटर जो अपना कार्य है वो 3 चरणों में पूरा करता है। कितने? 3 चरणों में, जिनमें से सबसे पहला इनपुट, सेकंड नंबर पे प्रोसेस और थर्ड नंबर पे अपना आउटपुट। अब बात करते हैं इनपुट की। ठीक है। तो इनपुट के अंदर मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो किस प्रकार से अपना कंप्यूटर वर्क करेगा वो आप एक बार यहाँ समझ लीजिए कि किस प्रकार से डाटा इनपुट किए जाएंगे और फिर उसमें से किस प्रकार से उसका प्रोसेस करना है, फिर उसके किस प्रकार से आउटपुट हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे इनपुट। ठीक है। ये इनपुट है, यहाँ पर लिखता हूँ प्रोसेस और फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउटपुट। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ कीबोर्ड के द्वारा यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 + 2। ठीक है। अब ये क्या करेगा, इनपुट जैसे ही हमने इनपुट किया तो इसका काम ये है कि इसको ट्रांसफ़र कर देगा प्रोसेस को। ये 2 + 2 है वो प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे ही ये 2 + 2 प्रोसेस को ट्रांसफ़र हुआ, प्रोसेस क्या करेगा, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी सीपीयू के जो प्रोसेस का जो एग्जांपल है वो, उदाहरण की बात करें तो प्रोसेस का जो एग्जांपल उदाहरण है वो है सीपीयू। और सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से कौन कौन से है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। ये 3 यूनिट होते हैं। ये क्या करेगा, इनको 2 + 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा प्रोसेस में। अब प्रोसेस क्या करेगा, 2 + 2 को देखेगा कि ये किस प्रकार की क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो अब जैसे इसमें देखा गया कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, मैथमेटिक्स संबंधित है। तो इसमें क्या करेगा, मैथमेटिक्स संबंधित है तो ये कह रहा है जितने भी लॉजिकल और जितने भी मैथमेटिक्स संबंधित या अर्थमेटिक्स संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है या जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, एएलयू को। तो यानी मैथमेटिक्स है और ये किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, एएलयू को। ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे ही एएलयू इसकी गणना कर देगा यानी कैलकुलेशन करेगा। ठीक है। यानी जैसे इसकी गणना कंप्लीट कर देगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र करेगा आउटपुट को। यानी एएलयू क्या कर देगा, आउटपुट को ट्रांसफ़र कर देगा। अब एएलयू के पास 2 ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है 2, कि या तो वो अगर मेमोरी में सेव करना चाहे तो एमयू को ट्रांसफ़र करे, और अगर वो मेमोरी में सेव नहीं करना है तो फिर आप इसको क्या कर दो, सीधा आउटपुट में सेट कर दो। अब वो दोनों भी कर सकता है, यानी मेमोरी के साथ उसमें सेव करने के साथ साथ आउटपुट को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ठीक है।
यानी ये क्या करेगा, मेमोरी यूनिट को भी ट्रांसफर कर लेगा और आउटपुट को भी ट्रांसफर कर लेगा। अब आउटपुट को ट्रांसफर करेगा तो इसका मतलब हमें रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ये हमें या तो मॉनिटर के द्वारा या प्रिंटर के द्वारा और या फिर आपको दिया जाएगा स्पीकर के द्वारा, यानी इन 3 माध्यम से हमें रिजल्ट प्रदान किया जाएगा। ये होता है कंप्यूटर का काम करने का तरीका और इसके 3 स्टेप है, जिनमें से सबसे पहला इनपुट, सेकंड नंबर पे प्रोसेस और थर्ड नंबर पे आ रहा है आउटपुट, ठीक है। इन 3 स्टेप के माध्यम से हमें क्या करेंगे, कंप्यूटर जो काम करने का जो स्टेप है या जो अपने 3 स्टेप बताए वो ये समझ गए, ठीक है। अब आप इसमें नोट डाउन करते रहना। अब बात करते हैं इनपुट की, तो इनपुट के कौन कौन से एग्जाम्पल है वो आप एक बार देख लीजिए। इनपुट का जो एग्जाम्पल है कीबोर्ड, ठीक है, फिर माउस और सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे स्कैनर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसेस में आपको मैंने 3 कंपोनेंट्स बता दिए, ALU, CU और MU, ठीक है। अब ALU, CU, MU, अब इन तीनों का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, CPU, यानी ये CPU के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट के जो एग्जाम्पल है वो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये 3 आउटपुट के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से जो अपने कंप्यूटर सिस्टम यानी ब्लॉक डायग्राम, जो हमने प्रीवियस चैप्टर यानी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ब्लॉक डायग्राम बनाया था हमने, और उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CU और इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ा था। तो अब उसी में से अपने एक नया टॉपिक लेते CPU, ठीक है। और CPU की बात करें तो देखो लिखा हुआ है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU आल्सो कॉल इट सेंट्रल प्रोसेसर कॉमा मेन प्रोसेसर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय संसाधन इकाई की बात करें या केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई की बात करें तो इनमें जो केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को है अपन सेंट्रल प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर यानी केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये होता है CPU कहते हैं जिसको द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है, ठीक है। इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेस आल्सो फिजिकल, ए CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन 1 और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये कह रहा है कि एक से अधिक इंटीग्रेटेड सर्किट पर रखा जा सकता है इसको माइक्रोचिप में, ठीक है ना, जो अपने फिजिकल रूप से ये CPU के साथ होते हैं। अब बात करते हैं द CPU इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम, यानी CPU जितने भी निर्देश होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, प्रोग्राम के द्वारा, यानी कार्यक्रम के द्वारा, यानी प्रोग्राम के द्वारा CPU सब के सब निर्देश को ट्रांसफर करता है। द CPU हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स। अब मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स बताए CPU के, बताया ना आपको कौन कौन से, ALU, CU और MU। लेकिन MU क्या है कि थोड़ा एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि उसमें फिर अपन मेमोरी यूनिट आता है और मेमोरी यूनिट की बात करेंगे तो मेमोरी यूनिट थोड़ा विस्तारित हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझाऊँ तो थोड़ा सा देखो मेमोरी यूनिट की बात करते हैं अपन, ठीक है। और मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो होता है प्राइमरी और एक हो जाता है सेकेंडरी। अब फिर वापस प्राइमरी की बात करते हैं, ये फिर वापस 2 प्रकार से हो जाएगा, एक तो रैम और एक रोम, और सेकेंडरी में फिर आपको अलग अलग मिलेगा, यानी हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ये बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको। तो अपन को क्या करना है कि अपन को तो ये मेमोरी यूनिट है वो अपन एक अलग से इसका टॉपिक है और अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेमोरी यूनिट है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं CPU की, हो गया। अब CPU में क्या है कि इसके 2 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, ALU और CU। अब बात करते हैं ALU की, तो ALU में मैंने आपको पहले ही बताया कि ALU में होता क्या है कि ALU में क्या होता है कि जितने भी अर्थमेटिकल यानी अंक गणितीय व तर्क संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन ALU का प्रयोग करेंगे। तो आप देख लीजिए कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में जितने भी निर्देश दिए जाते हैं और उसमें अगर वो लॉजिक संबंधित या फिर अगर वो अर्थमेटिक संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो काम है वो कौन करेगा, ALU, यानी ALU ऑपरेशन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया अपने कंपोनेंट नंबर 1 किसका, सीपीयू का, जिसका पहला नाम था एएलयू। अब बात करते हैं सीयू की। तो सीयू में क्या है, कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है नियंत्रण करना, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है नियंत्रण इकाई। अब वो नियंत्रण किसको किया जाएगा कि जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी प्रोग्राम को अगर रन करते हैं, वो भी कैसे, सीक्वेंस वाइज, तो निष्पादन करते समय उस पर नियंत्रण करना ही कंट्रोल यूनिट कहलाता है, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले जो बताया अभी ये वाला, जैसे ये टॉपिक अपने सीपीयू के बारे में पढ़ा, तो ये जो मैटर लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है, और इसकी जो हिंदी है वो उसके प्रीवियस लास्ट इसके सेकंड पेज नंबर पे। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट डाउन कर देना और हिंदी मीडियम वाले भी नोट डाउन कर देना, और साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, ठीक है। अब हिंदी मीडियम के लिए है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। सीपीयू की बात करें अपन, तो सीपीयू क्या है, एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है, जिसे केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। अब सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अब आपको बताओ मस्तिष्क क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में देखो, आप अगर सीपीयू को खोल के देखोगे या उसमें अगर आप डिटेल से देखोगे तो सारा का सारा जो जितना भी कंप्यूटर अगर काम करता है तो वो सब किसके अंदर से है, सीपीयू के अंदर। इसलिए जैसे अपना अगर दिमाग की बात करें तो सारी नसें वो सब दिमाग से जुड़ी हुई है। तो कंप्यूटर के जितने भी पिन है या जितने भी केबल है, जितने भी जैसे मान लो हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, या फ्लॉपी डिस्क है वगैरह, या एमपीएस है वगैरह, यूएसबी केबल है वगैरह, सारा का सारा सीपीयू के अंदर कनेक्ट हुए होते हैं। इसलिए इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे आमतौर पे प्रोसेसर भी कहा जाता है, यानी इसे आमतौर पे प्रोसेसर भी कहा जाता है। एक सीपीयू को एकीकृत सर्किट नामक एक या एक से अधिक माइक्रोचिप पर रखा जा सकता है, और सीपीयू को कार्यक्रम के माध्यम से निर्देशों और डेटा दिया जाता है। यानी सीपीयू को प्रोग्राम के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से ही उनको निर्देश या डेटा दिया जाता है। अब सीपीयू के दो घटक होते हैं, जिनमें से एएलयू और सीयू, ठीक है। एएलयू की बात करते हैं, इसमें सभी अंक गणित और तर्क संचालन किए, जिन्हें एक कार्यक्रम में परिचय के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी अंक गणित और तर्क संचालन होते हैं, उन सभी को क्या करेंगे, परिचय किया जाएगा, और उन्हीं के अनुसार ही काम किया जाएगा। जैसे अगर कोई मैथमेटिक्स संबंधित क्वेश्चन है तो ही एएलयू को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर मान लो मैथमेटिक्स संबंधित नहीं है तो फिर वो एएलयू के पास नहीं जाएगा, जिससे संबंधित है उसी के पास जाएगा। जैसे अगर अंक गणित संबंधित या लॉजिक संबंधित है तो फिर एएलयू के पास जाएंगे, और बाकी अगर उससे संबंधित नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगे, दूसरे पास। जैसे अगर मान लो स्टोर करना है तो मेमोरी यूनिट के पास जाएगा, अगर उस पर निष्पादन या उस पर कंट्रोल लेना है तो फिर वो कंट्रोल यूनिट के पास चला जाएगा। अब आता है केंद्रीय इकाई। केंद्रीय इकाई की बात करें तो केंद्रीय इकाई में क्या होता है कि अनुक्रमिक अनुदेश निष्पादन पर नियंत्रण करना, ठीक है। यानी जैसे भी अगर प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी अगर निष्पादन करते हैं प्रोग्राम को या प्रोग्राम को रन करते हैं, तो रन करते समय उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इनपुट की, ठीक है। तो इनपुट की जगह अपन अपनी लैंग्वेज में बात करें, वैसे अगर ये टॉपिक जो है इनपुट है, आउटपुट है या सीपीयू है, कंप्यूटर अपना काम 3 स्टेप में कंप्लीट करता है, तो ये हम लगभग शायद आई थिंक सब पढ़ के आए होंगे। कैसे कि जैसे अगर आपने 10th पढ़ी है तो 10th में भी कंप्यूटर की बुक आती है, उसमें ये टॉपिक दे रखे ऑलरेडी से। अगर आपने 10th नहीं भी पढ़ी है और आपने अगर RACIT का कोर्स कर रखा है तो उसमें भी ये टॉपिक आते हैं। तो मतलब ये लगभग सबने पढ़ रखा है। आपको पता है कि इनपुट के अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, अगर इनपुट के कोई अगर 3 उदाहरण बात करेंगे तो आप सीधा सा कह दो कि हाँ जी मुझे याद है। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल है सबसे मोस्ट कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, तो ये क्या, ये तीनों इनपुट के एग्जाम्पल हो गए। अगर मैं बात करूंगा आउटपुट के कौन से एग्जाम्पल है, तो फट से कह दो कि सब मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये सबको पता है। अब अपनी भाषा में बात करें कि इनपुट की डेफिनेशन क्या होती है अपनी भाषा में, यानी वे निर्देश जो हम कंप्यूटर को प्रदान करेंगे, हम कंप्यूटर को प्रदान करेंगे, उनको अपन इनपुट कहते हैं, ठीक है। और इनपुट डिवाइस किसे कहेंगे, यानी वे निर्देश जो हम कंप्यूटर को प्रदान करते हैं और जिनके माध्यम से प्रदान किया जाता है उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था, ये देखो वापस समझो ये एग्जांपल,
यही बताया था कि जैसे ये इनपुट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। कौन सा दे रहा हूँ? 2+2, यानी मैं यहाँ निर्देश दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? कंप्यूटर को ही तो दे रहा हूँ ना। तो यहाँ पर मैंने निर्देश जो दिए वो किसको दिए? कंप्यूटर को। अब ये जो मैंने 2+2 किसके द्वारा लिखा? कीबोर्ड के द्वारा। तो ये तो क्या होगा? इनपुट डिवाइस, और ये जो मैंने निर्देश दिए ये हो गया इनपुट। ठीक है ना, ये तो हो गया इनपुट डिवाइस, क्योंकि मैंने इसके द्वारा दिया है। अगर मैं कीबोर्ड नहीं होता तो क्या मैं ये 2+2 लिखता? नहीं लिख पाता। यानी इसमें फिर माउस के द्वारा लिखना पड़ता। तो माउस भी क्या एक डिवाइस है। ठीक है, तो जिसके द्वारा दे रहा हूं वो तो हो जाएगा डिवाइस, और दे रहा हूं कंप्यूटर को तो वो हो जाएगा इनपुट। यानी वे निर्देश जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जिसके द्वारा दिए जाते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं 11th क्लास में। अगर बात करें 11th क्लास में क्या इसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो ये कह रहा है द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। यानी वह उपकरण जिसके माध्यम से कंप्यूटर को सिग्नल भेजे जाते हैं, यानी वह उपकरण या वह डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को सिग्नल भेजे जाते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सिंपल सी बात, ये भी मैंने भी कहा कि जिसके माध्यम से दिया जाएगा उसको इनपुट डिवाइस कहेंगे, और जिसको दिए जाते हैं उनको इनपुट कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि दिस डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू ए डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सपेक्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस क्या करता है? इनपुट डाटा को एक डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, और जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य है। यानी अब देखो एग्जांपल समझो यहाँ पर कि जैसे यहाँ से कंप्यूटर में इनपुट किया हमने, ठीक है, यानी यहाँ से हमने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट की। अब ये जो मैंने यहाँ पर निर्देश दिए, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया फॉर सब्ट्रैक्शन 3, ये मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो किसको दिया? कंप्यूटर को। किसके द्वारा दिया? कीबोर्ड के द्वारा। तो ये क्या लाया? इनपुट डिवाइस। यानी जो सिग्नल कंप्यूटर के द्वारा दिए जाते हैं, यानी जो सिग्नल हम किसी के द्वारा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये जैसे ही प्रोसेस को ट्रांसफर करेगा तो ये जो हमने जिस लैंग्वेज में दिया वो कैसी लैंग्वेज है? मानव समझने योग्य भाषा। यानी अगर उसकी बात करें तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इसमें आपने निर्देश दिए। अब ये क्या करेगा? इनपुट इसको कन्वर्ट कर देगा। किसको? ये वाले भाषा को, और इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? डिजिटल भाषा, यानी डिजिटल लैंग्वेज में। क्यों कन्वर्ट करेगा? क्यों? आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी। यानी कंप्यूटर कैसी कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज का नाम ही दूसरा होता है डिजिटल लैंग्वेज। तो क्या करेगा? जो निर्देश हमने दिए हैं उनको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही वो डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो ये इसको समझ में आ जाएगा कंप्यूटर को। अब आगे बढ़े तो हो गया कि दिस डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू ए डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सपेक्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी ये कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य होता है। क्या स्वीकार्य होता है? कि ये डिवाइस इनपुट डेटा को, यानी ये डिवाइस इनपुट डेटा को एक डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं और जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य होते हैं। यानी जैसे ये इनपुट हमने दिया है, ये क्या करेगा? उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और डिजिटल में कन्वर्ट करते ही कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, अब इसका आगे वाला, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है कि अब इनपुट डिवाइस के कौन कौन से जो एग्जाम्पल हैं वो देखो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करो तो मैंने कहा ना आपको ये 3 जो एग्जाम्पल है वो हर बुक के अंदर मिलेंगे आपको। कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये आपको हर बुक्स के अंदर 3 एग्जाम्पल तो आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, और ये लगभग हर किसी को याद भी रह जाते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जैसे डाटा एंट्रेड थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्परली,
stored in the main memory also called RAM of the computer system। यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो अपने डाटा दर्ज किए हैं वो कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, और वो मुख्य जो मेमोरी है वो कैसी है, रैम है। और वो भी कैसे स्टोर हो रहे हैं, अस्थायी रूप से, टेम्परली। कैसे स्टोर हो रहे, टेम्परली स्टोर हो रहे, और वो भी किसमें, इन्हीं कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी, स्टोर इन द मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी जिसे रैम भी कहा जाता है, और वो कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी होते हैं जिसके अंदर अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। अब आता है, ये तो हो गया कि अस्थायी रूप से अगर डाटा को संग्रहित करना है तो हम रैम का प्रयोग करेंगे। तो फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। अगर ये तो हो गया कि अस्थायी रूप से डाटा को सेव करना है तो फिर हम रैम का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमें स्थायी रूप से डाटा को सेव करना है तो फिर उसमें कौन सी मेमोरी का यूज करेंगे। तो अगर स्थायी रूप से डाटा को यूज करना है या स्थायी रूप से डाटा को सेव करना है, जिससे कि आगे भविष्य में या फ्यूचर में अगर उसका उपयोग किया जा सकता है, तो फिर उसके लिए अपन एडिशनल स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। और जो एडिशनल स्टोरेज डिवाइस होता है उसको कहते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी को स्थायी भी मेमोरी भी कहा जा सकता है, या फिर अगर देखा जाए तो उसके अंदर स्थायी रूप से डाटा को संग्रहित भी किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। तो आप देखो हिंदी में देखो, इनपुट डिवाइस के माध्यम से दर्ज किया गया डेटा कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी, जिसे रैम भी कहा जाता है, में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। यानी रैम के अंदर हम किस प्रकार के डाटा को संग्रहित करेंगे, अस्थायी रूप से। अब अस्थायी रूप से कैसे, तो देखो बेटा कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, और काम करते करते लाइट ऑफ हो गई, लाइट कट गई, कंप्यूटर आपका बंद हो गया एकदम से, तो यानी जो काम हमने कंप्यूटर पे किया है और वो काम हमने सेव नहीं किया है, तो इसका मतलब वो कैसा, टेम्परली, यानी अस्थायी रूप से सेव रहा, यानी वो कभी भी डिलीट हो सकता है। जैसे ही वो लाइट गई आपके डाटा डिलीट हो गए, ठीक है ना। और एक ऐसी मेमोरी आती है जिसके अंदर सेव करके रखोगे तो आगे भविष्य या फ्यूचर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब ये हो गया कि अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। स्थायी भंडारण और साथ ही निर्देशों को अतिरिक्त भंडारण स्तर में स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जिसे द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। अब जो स्थायी रूप से अगर डाटा को सेव करना है तो उसके लिए अपन को एक अतिरिक्त भंडारण यानी एडिशनल स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होगी, और वो एडिशनल स्टोरेज डिवाइस होता है उसको अपन सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अब आता था आउटपुट की, ठीक है। तो जैसे इनपुट की डेफिनेशन मैं अपनी भाषा में बताया था, वैसे अपन आउटपुट की डेफिनेशन अपनी भाषा में बताता हूँ पहले। तो वो होता मतलब ये है कि वे निर्देश जो कंप्यूटर हमें प्रदान करता है, अगर हमें की जगह आप एक शब्द और भी यूज करें तो वो भी आप कर सकते हो, यानी वे निर्देश जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्रदान करता है उसे आउटपुट कहते हैं, और जिसके माध्यम से वो प्रदान करता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ये होगी उसकी आउटपुट की परिभाषा। और अगर आपको समझना है तो वो यहाँ समझ लीजिए, देखो कि यहाँ पर हमने 2+2 लिखा था, ये क्या हो गया, इनपुट, और किसके माध्यम से दे रहा, कीबोर्ड के माध्यम से। अब आगे गया, प्रोसेस किया, कैलकुलेशन की, गणना की, इसकी गणना करके ये क्या गया, आउटपुट के पास गया, आउटपुट ने क्या किया, इसका रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट निकाल के ये हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहा है। कहाँ पे दे रहा, स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए कुछ डिवाइस का यूज करेगा, जैसे स्क्रीन पर दिखाने के लिए मॉनिटर का यूज किया था। मॉनिटर क्या है, डिवाइस है, तो जिसके माध्यम से दे रहा वो क्या हो गया, डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस। अब अगर इसको हार्ड कॉपी में लेना है तो ये क्या करेगा, रिजल्ट क्या करेगा, प्रिंटर को देगा, और प्रिंटर आप प्रिंट देती वो आपका हार्ड कॉपी में आएगा। और इसको अगर आपको सुनना है तो फिर रिजल्ट में आउटपुट आपके स्पीकर के द्वारा भी आपको सुनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट की डेफिनेशन। देखो अब आउटपुट की डेफिनेशन देखो, तो द डिवाइस दैट रिसीव डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोड्यूशन etc is कॉल्ड आउटपुट डिवाइस।
यानी वह उपकरण जो प्रदर्शन प्रणाली के लिए कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करता है। यानी वो डेटा कहाँ से प्राप्त करेगा? रिसीव डाटा है वो कंप्यूटर से प्राप्त करेगा। यानी जैसे ही वो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करता है तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे अगर बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर डाटा कहाँ से प्राप्त करेगा? कंप्यूटर से, सीपीयू के अंदर से। जैसे अगर बात करें प्रिंटर से, प्रिंटर कहाँ से डाटा प्राप्त करेगा? सीपीयू के अंदर से। यानी वहाँ से तभी जब हम यहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो वो प्रिंट निकलेगा, ठीक है ना। इट अंडरस्टैंडेबल, अब ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब ये क्या करता है कि जब मैंने आपको यहाँ बताया था कि पहले इनपुट करेंगे तो वो कैसे मानव समझने योग्य भाषा होती है। अब मानव समझने योग्य भाषा होती है, जैसे हम इनपुट करते हैं तो इनपुट क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल लैंग्वेज के अंदर। किस में कन्वर्ट करेगा? डिजिटल लैंग्वेज में अंदर। अब ये जो प्रोसीजर है, जब ये आउटपुट को भेजेगा तो लैंग्वेज कैसी? डिजिटल लैंग्वेज ही है, लेकिन आउटपुट जब हमें रिजल्ट दिखाएगा तो वो डिजिटल लैंग्वेज में नहीं दिखाएगा। वो किस लैंग्वेज में दिखाएगा? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी मानव के समझने योग्य भाषा। ये क्या करेगा? आउटपुट डिजिटल लैंग्वेज को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और इनपुट क्या करता है कि इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। क्यों करता है? कि यहाँ से जो अब डाटा इनपुट किए वो तो मानव समझने योग्य भाषा है, यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं समझता है। वो कौन सी समझता है? बाइनरी। तो यहाँ पर डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया इसको, और डिजिटल ने फिर आउटपुट भेजा, तो फिर आउटपुट तो फिर अपन को किस भाषा में दिखाएगा? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वह उपकरण जो प्रदर्शन प्रणाली के लिए कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करता है और आउटपुट डिवाइस कहलाता है उसे। ये डिजिटल सूचना को मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जिनमें से सबसे पहला देखो, उदाहरण की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन आदि, ठीक है। अब आउटपुट से आगे बढ़ते हैं, इसका आगे वाला। अब आउटपुट में क्या होता है? एक प्रिंटर की ऑप्शन बात करते हैं, प्रिंटर। अब ज़्यादातर देखो तो प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हर कहीं आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो स्कूलों में देखो प्रिंटर मिलेगा, आप हॉस्पिटल जाओगे प्रिंटर मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन जाओ प्रिंटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में अगर हमें प्राप्त करना है तो वो प्रिंटर के द्वारा ही संभव है। तो ए प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म। यानी प्रिंटर में एक जो प्रिंटर होता है वो भौतिक फॉर्म में, यानी हार्ड कॉपी अगर हमें प्राप्त करनी है, यानी हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट को प्राप्त करना है, तो उसके लिए अपन अधिक से अधिक जो इस्तेमाल करेंगे वो जो है वो प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर। यानी सबसे अधिक यूज होने वाला जो डिवाइस है वो प्रिंटर है। क्यों? क्योंकि जब अपने रिजल्ट है या आउटपुट जो प्राप्त करना है, ये जो आउटपुट जो रिसीव करना है किसके रूप में? हार्ड कॉपी के रूप में, तो उसके लिए अपन प्रिंटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देयर 3 टाइप ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर आर। अब इसके 3 टाइप है, कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले की बात करें तो वो इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये 3 टाइप के प्रिंटर हैं, और ये तीनों टाइप के जो प्रिंटर है वो हर जगह यूज होते हैं। तो देखो, एक प्रिंटर भौतिक हार्ड कॉपी फॉर्म में आउटपुट प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। ये देख लो, बात है ना कि अगर हमें इनपुट का उपयोग है, अगर मान लो जैसे आउटपुट में अगर बात करें सबसे अधिक यूज होने वाला डिवाइस है तो वो क्या है? प्रिंटर। यानी प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिवाइस है अगर आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त करना है तो, और वो भी कैसे, किस रूप में? हार्ड कॉपी के रूप में, ठीक है। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो पार्ट 2 है कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था, तो उसी रिलेटेड संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो ये है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, राइट अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ इच कंपोनेंट्स। यानी आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है पहले तो, और ब्लॉक डायग्राम बनाने के साथ साथ इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, फिर सीपीयू के आपके 2 कंपोनेंट्स हो गए, एएलयू और सीयू। इनको आपको डिटेल में आपको बताना है कि इसके क्या क्या कार्य
हैं या इसके क्या क्या कार्य क्षमता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक आरेख को ड्रॉ करें और प्रत्येक घटक की कार्य क्षमता के बारे में लिखें। ठीक है, ये काम आपको घर से करके आना है। ठीक है, अब जो इसका अगला जो वीडियो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जनरेशन के बारे में या कंप्यूटर सिस्टम के और कुछ निर्देश होंगे वो। ठीक है, थैंक यू।